हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसके आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेंट पूल फॉर जॉब ओपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाइल रिक्रूटिंग applicants introduced by friends and relatives are called as headhunters, campus recruitment, interns और referrals। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। रिक्रूटमेंट के इंट्रोडक्शन से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि functions of management। There are various functions of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordination, motivation, reporting, budgeting। डिफरेंट ऑथर्स ने अपने डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए। जिन फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू परफॉर्म इट। प्लानिंग क्या है? कोर फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इनको डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया है तो उस बेस पर हमको वर्क परफॉर्म करना होगा। अब जो टोटल वर्क है या होल वर्क है डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स। होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड ईच जॉब इज असाइंड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? रोल्स को डिटरमाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली जॉब पोजीशंस और डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपने क्या कर लिया? जॉब पोजीशंस क्रिएट कर ली। अब हमको क्या करना होगा? उन जॉब पोजीशंस को स्पेसिफाइड पर्सन्स जो क्वालिफाइड हैं उस जॉब को करने के लिए, उनको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज लेकर के आने होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है? स्टाफिंग का पार्ट होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ऑर्गेनाइजिंग में वी क्रिएट जॉब पोजीशंस and in staffing we assign those job positions to the specified persons। यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और स्टाफिंग में हम उस पोजीशन पर ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के आ रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स को हम असाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है? रोल डिफाइन किया जा रहा है। वहीं स्टाफिंग में हम क्या कर रहे हैं? उन रोल्स को फिल करने के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को लेकर के आते हैं। दैट मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही व्यक्ति को जो क्वालिफाइड है उस जॉब पोजीशन के लिए, उसको उस पोजीशन पर रखना, ये स्टाफिंग में किया जाता है। तो बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो स्टाफिंग में हमने क्या देखा? कई सारे फंक्शंस आ गए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं, लोग होते हैं, पीपल होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर लार्जली बहुत बड़े पैमाने पे इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज है, उस कॉलेज में आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है। इट विल नॉट बी फेमस जस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत अच्छे टेबल चेयर्स लगे हैं, बहुत अच्छे पंखा है, बहुत अच्छा रूम है। इन सब कारणों से डिपार्टमेंट इतना फेमस नहीं हो सकता।
किस लिए बहुत फेमस होगा या किस लिए बहुत इसकी इम्पोर्टेंस होगी? अगर यहाँ पर पढ़ाने वाले आपके जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। टीचर्स अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट की वैल्यू जो होगी इस डिपार्टमेंट की वो ज़्यादा होगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस कॉलेज के इस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं। दैट मीन्स द टीचर्स आर वेरी गुड इन टीचिंग। इसी तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए या उसके फेलियर के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने बनाए हैं, उनको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स को लेकर के आए, ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए जो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की करंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स उनको फुलफिल कर सके। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इसके बाद क्या करना होता है मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ से लोकेशंस, कहाँ से उनको वो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी और क्या स्ट्रैटेजीज उनको लगानी चाहिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब पोजीशंस पर रखने के लिए। सो देर आर टू टर्म्स विच आर बेसिकली रिलेटेड विद ईच अदर। वो हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Recruitment means finding, developing the sources of prospective employees and attracting them to apply for the jobs in the organization. यानी रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है? फाइंड करना, फाइंडिंग कि हमको कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फिर हम उन प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को कहाँ से लेकर के आएंगे, कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। ये आपका रिक्रूटमेंट में आता है। सबसे पहले हमको मैन पावर प्लानिंग करनी है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी मैन पावर की आपको रिक्वायरमेंट है और कहाँ से आपको वो मैन पावर मिलेगी। फिर सेकंड हमको इसमें क्या करना होता है, वी हैव टू अट्रैक्ट देम। दैट मीन्स ऐसे इफेक्टिव मेजर्स को यूज करना, इफेक्टिव मेजर्स को यूज करना जिससे आप जो वर्कफोर्स है उसको आप अट्रैक्ट कर सके। फाइंडिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, देन सोर्सेस कहाँ से आप उन्हें लेकर के आएंगे, देन अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। यहाँ तक आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। इसके बाद अब उन लोगों में से जिन्होंने अप्लाई किया है आपके यहाँ, अब आपके जॉब पोजीशन के लिए कौन सूटेबल होगा, जब आप उसको सिलेक्ट करते हो उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है एडविन फ्लिप्पो की, recruitment as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. Recruitment क्या है? एक process है जिसमें हम prospective employee मतलब जिस individual को आप consider कर रहे हैं for that job position, जिसको अभी हमें hire करना है, अभी hire हुआ नहीं है, तो वो prospective है। And then stimulating them, motivating them इन सच अ वे कि वो आपकी जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। तो बेसिकली क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज आपके यहाँ अवेलेबल है इसको एस्टिमेट करना, फिर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए अरेंजमेंट्स करना रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। अब रिक्रूटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब सीकर्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन किया जाए, प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए अबाउट द जॉब पोजीशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस। इससे क्या होगा कि जब आप प्रॉपरली डिफाइन करते हो, प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हो अपने यहाँ की जॉब पोजीशंस के बारे में, एक कैंडिडेट के लिए आसान हो जाता है, अगर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होता है, कि वो सेल्फ सिलेक्ट कर सकता है कि वो किसी पोजीशन के लिए क्वालिटीज पजेस करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएचईएससी जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, इसमें इसमें क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या है, या तो आप नेट होने चाहिए या आप पीएचडी होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आइदर आप नेट हो या पीएचडी हो।
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप एज अ पर्सन क्या होगा, आप अपने आप को सिलेक्ट आउट कर सकते हो। नेट या पीएचडी है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएट है सिर्फ, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता अनलेस वो नेट या पीएचडी ना हो। तो यहाँ पर क्या है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कितनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, मान लीजिए हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, तो हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और कितनी स्पीड से आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो हम अपने आप को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं कि अगर हमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे उसके लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर आपका DSSB का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वैकेंसी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 2024। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बेसिक आपको दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, कहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट बॉडी कौन सी है, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन डेट क्या है, क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट क्या है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एप्लीकेशंस मंगा रहे हो। रिक्रूटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जॉब पोजीशंस हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इसके लिए फिट हैं, if you find yourself fit for this position then you can apply for the job position in our organization। अब आफ्टर दैट आगे की प्रोसेस की जाएगी। यहाँ पे देखिए सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट का नाम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, पे लेवल दिया है और वैकेंसीज दिया हुआ है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आपके रिजर्वेशंस हैं, जो रिजर्वेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको सीट्स डिफाइन की गई हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स आई हुई हैं। जैसे पीजीटी हिंदी पोस्ट है तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कितनी सीट्स आती हैं ये यहाँ पर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट अब आप देखिए, हम अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात करें, मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कॉमर्स, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपको पता चल गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कॉमर्स में क्या क्या सीट्स हैं, कितनी सीट्स आई हुई हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ पर उसके बाद अब आपको क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि हु कैन अप्लाई फॉर दैट पोजीशन फॉर पीजीटी कॉमर्स। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। दो तरीके की क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। एसेंशियल का मतलब क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतनी क्वालिफिकेशन तो आपके पास होनी चाहिए। फिर डिज़ायरेबल होती है अगर कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, अगर वो है तो अच्छी बात है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब पोजीशन। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या दिया है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। दूसरा क्या एसेंशियल है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या बीए बीएड बीएससी बीएड भी हो सकता है, या 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड का फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल कोई भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर एक्सपीरियंस देखिए निल है, पे स्केल दिया हुआ है और देखिए यहाँ एज लिमिट भी दी हुई है कि नॉट एक्सीडिंग देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं रिक्रूटमेंट में, तो इट बिकम्स ईजी फॉर द कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बोथ टू सिलेक्ट द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्यों हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो पहला है डिटरमाइन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कंजंक्शन विद पर्सनल प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आज और कल, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैन पावर की, उसको डिटरमाइन करना। दूसरा है इंक्रीज द पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स एट मिनिमम कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यहाँ अप्लाई करें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आए एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट है हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबली अंडर क्वालिफाइड एंड ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेशन। यानी कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जब आप डिफाइन कर देते हो कि कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन से लोग
क्वालिफिकेशंस होंगी जिसके बेस पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अंडर क्वालिफाइड या ओवर क्वालिफाइड लोग वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिलेक्शन में आसानी होती है। Next, it helps reduce the probability that job applicants, once recruited and selected, will leave the organization only after short period. तो रिक्रूटमेंट से ये probability कम होती है कि कोई भी एप्लीकेंट अगर एक बार रिक्रूटेड और सिलेक्टेड हो जाता है तो शॉर्ट पीरियड में वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे, ये जो probability है ये रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है बिगिन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स हु विल बी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स। हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे जॉब एप्लीकेंट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर जो हमारी पोजीशन है उसके लिए सूटेबल रहेंगे। नेक्स्ट है इंडक्ट आउटसाइडर्स विद अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लीड ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, नए नए लोगों को हम कोशिश करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए नए नए पर्सपेक्टिव के साथ, जो कंपनी को और आगे लेकर जाए और ग्रोथ कंपनी की कर सके। Next, infuse fresh blood at all the levels of the organization. That means नए लोगों को fresh recruitments करना, fresh लोगों को लेकर के आना जिनके पास technical और new information, new skills हो। Next है develop an organizational culture that attracts competent people to the company. अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को इस तरीके से डेवलप करना कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो आपकी कंपनी में आए। नेक्स्ट है सर्च फॉर पीपल हु स्किल फिट द कंपनीज वैल्यूज। ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को लेकर के आना जो कि आपकी कंपनी की वैल्यूज पर फिट होते हो। नेक्स्ट है डिवाइस मेथडोलॉजीज फॉर असेसिंग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी कि ऐसी मेथडोलॉजीज को यूज करना जो कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस को असेस कर सकते हो। जैसे आप इंटरव्यूज करते हो, इससे क्या होता है, आप इंटरव्यूज में आप इस तरीके से चीज़ें करिए जिससे आप किसी पर्सनालिटी को, किसी के एक्सपीरियंस को, के बिहेवियर को समझ सकें, एक्सप्लोर कर सकें। तो क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं इंटरव्यूज में वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके के होने चाहिए ताकि आप उस पर्सन की पर्सनालिटी को समझ सकें। नेक्स्ट है सर्च फॉर टैलेंट ग्लोबली एंड नॉट जस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं बल्कि ग्लोबली जो टैलेंट है उनको सर्च करना। और लास्ट है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस रिक्रूटिंग टेक्निक्स एंड सोर्सेज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स। जो आपकी रिक्रूटमेंट टेक्निक्स और सोर्सेज हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, देखना कि वो कितनी सही है, अगर कोई कमी है तो उसको दूर करना, प्लस एज पर द टाइम एंड रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन टेक्निक्स में चेंजेस लेकर के आना। तो ये सभी क्या है, रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट बात आती है कंपनी स्ट्रैटेजीज एंड रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। कंपनी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये लिंक्ड होती हैं विद द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। कंपनी की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, एज अ बेस काम करती हैं रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए। यानी हमारी कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज होंगी उसके बेस पे हम रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं या रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको कस्टमर से डील करने वाले कैंडिडेट्स चाहिए जो आपकी कस्टमर सर्विस को एनहांस कर सके, तो आपको ऐसे लोगों को अपने यहाँ लेकर के आना होगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, इमोशनल फीलिंग रखते हो, इजीली लोगों से कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जैसा हमारा स्ट्रैटेजी होगा कंपनी का, उसी बेस पर हम रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अगर आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ की है तो हम सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट हमको यूज़ करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो कैंडिडेट्स विथ मल्टी स्किल्स। अगर आपको फॉरेन मार्केट में एंटर करना है तो हमें मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड का पर्सन चाहिए जिसको कई सारे कल्चर्स की जानकारी हो, क्योंकि आप फॉरेन मार्केट में एंटर करने जा रहे हो तो वहाँ लोग अलग होंगे आपकी कंट्री से। फिर मर्जर और एक्विजिशन अगर आपको करना है तो कैंडिडेट विद मल्टी स्किल्स एंड मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड। जब दो कंपनीज मर्ज कर रही हैं या एक कंपनी दूसरे को अक्वायर कर रही है तो उस केस में हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनके पास कई तरीके के स्किल्स हों और मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से आते हों। नेक्स्ट है फास्ट ग्रोथ एंड चेंज। फास्ट ग्रोथ और चेंज आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है तो उस केस में हमको आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। फिर है लो कॉस्ट लीडरशिप, तो ऐसी केस में आपको हाईली स्किल्ड एंड स्मार्ट कैंडिडेट्स चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, अगर आपका स्ट्रैटेजी है तो कैंडिडेट्स विद एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि ऐसे कैंडिडेट्स जो इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों और लीडरशिप और विजन रखते हों।
ताकि कंपनी को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, उनको इनोवेशन और ग्रोथ की तरफ वो लेकर के जाएं। और लास्ट है सुपर कस्टमर सर्विस। अगर आपको सुपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो ऐसे केस में आपको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो और इमोशनल फीलिंग रखते हो। तो आपकी जैसी स्ट्रैटेजी होगी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जैसी होंगी, उस हिसाब से रेलेवेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। तो दो हैं, इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग, वास्ट एंड फास्ट सोर्सेस। अब आता है बात, पहला हम देखते हैं कि इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग क्या होता है। रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी टास्क हैं, अगर कंपनी उससे खुद परफॉर्म कर रही है, कंपनी इज परफॉर्मिंग बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड इनसोर्सिंग। Insourcing is suitable when the company's growth is stable. अब आउटसोर्सिंग क्या होगा? सेम प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इन सब का जो प्रोसेस है पूरा, ये जब हम किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं या किसी आउटसाइडर से करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? इनसोर्सिंग मतलब जो एचआर फंक्शंस हैं उसको इंटरनली जब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, खुद के रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज अगर एचआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो उसको हम इनसोर्सिंग कहते हैं। वहीं आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर अगर एचआर फंक्शंस को मैनेज कर रहा है तो वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। दूसरा है वास्ट एंड फास्ट सोर्सेस। जैसे कि जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, इनको बहुत तेजी से एज पर टेक्नोलॉजीज बीइंग चेंज, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो इंटरनेट के थ्रू दे कैन रिक्रूट द राइट ह्यूमन रिसोर्स। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग एंड वास्ट एंड फास्ट सोर्सेस। नेक्स्ट है व्हाट इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। Recruitment policy is a formal document or set of guidelines that outlines the organization's approach to attracting, selecting and hiring new employees. एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग एंड हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, इसकी जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, इन्हें हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहते हैं। कि कैसे हम नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हायर करेंगे। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कंसिस्टेंसी और फेयरनेस मेंटेन रहे थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके? पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी इस बात पे डिपेंड करेगी आपको कौन से कैसे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है। स्कोप, दैट मीन्स स्कोप ऑफ पॉलिसीज, कौन सी पोजीशंस और कौन से डिपार्टमेंट्स पे आपको रिक्रूटमेंट करनी है। फिर है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न करना। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट मेथड्स, कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड हम यूज करेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल। जॉब एडवर्टाइजिंग, हाउ विल यू प्रोवाइड द जॉब एडवर्टाइजिंग, आप इंटरनेट के थ्रू जॉब एडवर्टाइज करेंगे या कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे, जो स्टेप्स हैं जैसे एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करना, इंटरव्यू करना, रेफरेंसेस चेक करना, ये सभी इसका पार्ट है। नेक्स्ट है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसको डिफाइन करना। देन नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज। नेक्स्ट है ऑनबोर्डिंग, इसमें क्या होता है, गाइडलाइंस होती हैं कि आप कैसे जो न्यू हायर्स हैं, जो लोगों को आपने न्यूली एडमिट किया है, उनको किस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें आपका ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। लास्ट है रिव्यू, जो भी आप प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं उसको आप रिव्यू करिए, एवेल्युएट करिए उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, और टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट्स उसमें करते रहिए। ये सभी क्या है आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इसकी एचआर पॉलिसी पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स एचआर पॉलिसी का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो गवर्न करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को आपके ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि रिक्रूटमेंट्स,
एम्प्लॉय रिलेशन, कंपनसेशन किस तरह से दिया जाएगा, बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, सेफ्टी मेजर्स, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एचआर पॉलिसी का पार्ट होती हैं। तो जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, इसी बेस पर हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिपेंड करती है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हमको कई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट है पॉलिसी रिगार्डिंग सन ऑफ सॉइल्स। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी नेटिव प्लेस के लोगों को अगर हमको रिक्रूट करना है, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल सोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एब्जॉर्बिंग माइनॉरिटी सेक्शन, विमेन एक्सेट्रा। इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। और रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये सारी चीज़ें एलोकेट करनी चाहिए, जैसे कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या डिसएडवांटेजेस पीपल जो हैं उनको इंक्लूड करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना थ्रू प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को इम्प्रूव करना, जो रेंट्रेंच्ड या लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने यहाँ इंकलकेट करना, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ और डिपेंडेंट्स ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को भी रखना। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के समय ध्यान रखने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, हमारे खुद की पॉलिसीज़ किस तरीके की हैं, रिक्रूटमेंट सोर्सेज, नीड्स, कॉस्ट और सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब सभी हायरिंग डिसीजंस या रिक्रूटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो किसी सिंगल यूनिट या डिपार्टमेंट के हाथ में होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट मॉडल कहते हैं। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहती है। एक सेंट्रल एचआर टीम होती है जो कि स्टैंडर्डाइजिंग और हायरिंग प्रोसेसेस को देखती है, यानी कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो कि हायर करता है एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूटमेंट को पूरा देखता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या रीजनल ऑफिस अपने यहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मेंटेन करता है या उसको हैंडल करता है। यानी जो भी हायरिंग डिसीजन होता है किसी पर्टिकुलर यूनिट का, वो कौन देखता है, उस यूनिट का मैनेजर या डेडिकेटेड रिक्रूटर देखता है। मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर हमको रिक्रूटमेंट करना है, तो मार्केटिंग मैनेजर के अगर हाथ में वो प्रोसेस है, तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट मॉडल है। वहीं सभी डिपार्टमेंट्स में अगर हमारा कोई एक सेंट्रलाइज पर्सन है या सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है जो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो वो सेंट्रलाइज मॉडल होगा। तो डिसेंट्रलाइज मॉडल से फ़ायदा क्या होता है कि हम अपनी नीड्स के हिसाब से और डिफरेंट कल्चर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे स्टेट में एक्सपैंड करना चाहते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया या आसाम हो गया, हम दूसरे स्टेट में खुद को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो हर स्टेट की जो कल्चर होगी, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, वो अलग है और कस्टमर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट मॉडल से फ़ायदा क्या होगा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को रख सकते हैं जो ईजिली हैंडल चीज़ों को कर सके। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहला है आइडेंटिफाई वैकेंसी, यानी कि कौन कौन सी जॉब पोजीशंस की आपको रिक्वायरमेंट है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन, कि उस जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और उस पर्सन या कैंडिडेट की क्या प्रोफाइल है। फिर है एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी, आपके यहाँ जॉब वैकेंसी है उसको एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, ताकि कैंडिडेट्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। फिर है मैनेजिंग द रिस्पॉन्स, जो भी एप्लीकेशंस आपके यहाँ आई हैं उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना। फिर है शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना इंटरव्यूज़ के लिए। आपके पास एप्लीकेशंस आई तो सभी एप्लीकेशंस आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो उनको हमको शॉर्ट लिस्ट करना होगा फॉर इंटरव्यू। देन अरेंजिंग इंटरव्यू, मीटिंग्स या इंटरव्यूज़ को स्केड्यूल करना। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि कहाँ कहाँ से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। देखिए सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो हैं, ट्रेडिशनल सोर्स है और मॉडर्न सोर्स है। इसमें भी दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन,
जब हम जॉब पोजीशंस को फुलफिल करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं जब उनसे हम जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं तो उसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज। जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट्स करते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा, नए लोगों को लेकर के आना, फ्रेश टैलेंट लेकर के आना, ये सभी बेनिफिट्स हमको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मिलते हैं। सोर्सेज देख लेते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या हैं। पहला है प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉयज, का मतलब है थ्रू प्रमोशन एंड ट्रांसफर। व्हेन वी फिल द जॉब पोजीशन थ्रू प्रमोशन एंड ट्रांसफर, किसी पर्सन को जो एक पर्टिकुलर करंट परमानेंट पोजीशन पे काम कर रहा है, अगर आप उसको उससे हायर पोजीशन पर भेजते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो इससे क्या होता है, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो और जो आपकी हायर जॉब पोजीशन है उसको हम फिल करते हैं। या फिर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस पर मूव करते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेम्पररी और कैजुअल एम्प्लॉयज। जो आपके कैजुअल या टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं उनको परमानेंट जॉब पोजीशंस पर लेकर के आना, परमानेंट पोजीशंस उनको ऑफर करना, ये आपका इसमें आता है। जो भी उनकी एबिलिटीज हैं वो एज अ कैजुअल एम्प्लॉय या एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय शो करते हैं, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको जो परमानेंट जॉब पोजीशंस है वहां पर उनको प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है रिट्रेंच्ड और रिटायर्ड एम्प्लॉयज। ऐसे एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन से आपने जिनको हटा दिया था, ले ऑफ कर दिया था, बेसिकली दोज हु वर लेड ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, या जो रिटायर हो गए हैं उनको वापस से अपने यहाँ जॉब पोजीशंस पर रखना। कई बार ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो कंपनी के लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अपने यहाँ रिटेन कर सकें। दूसरा, जब आप कोई नया एम्प्लॉई रखते हो अपने यहाँ तो सारी चीज़ें जब न्यू फ्रेश तरीके से होती हैं तो ज़्यादा आपको उस हिसाब से सैलरी देने पड़ते हैं और बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखते हो तो आपको बेनिफिट्स उतने उसको नहीं देने पड़ते हैं जितना आपको एक फ्रेश रिक्रूटमेंट को देने पड़ेंगे। तो कई बार अपनी कॉस्ट कट करने के लिए, पैसे बचाने के लिए भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट्स ऑफ डिकीज्ड, डिजेबल्ड, रिटायर्ड एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो डिपेंडेंट्स हैं डिकीज, डिजेबल्ड या रिटायर्ड एम्प्लॉयज के, उनको भी हम जॉब पोजीशन पर अपने यहाँ रखते हैं, उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है यहाँ आपको स्पेशली देखने को मिलता है कि कोई अगर पर्सन था, मान लीजिए फादर किसी पोजीशन पर काम करते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनका डिपेंडेंट होगा, उनकी वाइफ या उनकी बेटे या बेटी को वो जॉब पोजीशन दे दी जाती है। तो इस तरीके से भी हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेकर के आना। ये क्यों किया जाता है? जैसे कहा जाता है कि अगर हम जो शुगर है, जो चीनी है, अगर उससे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगे तो उसका सेवन, उसका स्वाद भी हमको कड़वा लगने लगता है। तो ज़्यादा मात्रा में इंटरनल सोर्सेस का अगर आप इस्तेमाल करने लगे हो, ज़्यादा डिपेंडेंस आपकी इस पे है, तो न्यू जो ब्लड है, न्यू जो स्किल्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएंगी। इनोवेशन, न्यू आइडियाज़, एक्सपर्टीज़ और एक्सीलेंस की कमी हमको होने लगेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ ज़रूरी है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल करें फॉर रिक्रूटमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, वेरी मच फेमस। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इसको हम कॉलेज रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती हैं, उनसे कोलैबोरेट करती हैं
और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एंट्री लेवल पोजीशंस पर या स्पेसिफिक रोल्स के लिए लेकर के आती हैं, इंटर्नशिप के लिए लेके जाती हैं। जैसे अगर आपने एमबीबीएस किया है, आपने एमबीए किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो कंपनीज कैंपस में आती हैं और जो भी स्पेसिफिक कैंडिडेट होता है उसको वो लेकर के जाती हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या कंसल्टेंट्स। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जा कर के हम जो भी फॉर्म वगैरह होता है वो फुलफिल कर देते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करते हैं। और जब कोई स्पेसिफिक जॉब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है तो वो हमको बता देते हैं। ये एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जॉब देने वाले और जॉब ढूंढने वाले के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो अगर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल अगर इसको रन कर रहा है, प्राइवेटली रन कर रहा है, तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या कंसल्टेंट्स हो गए। दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है कि जब गवर्नमेंट रन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो फ्री एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होंगी तो देखिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होती हैं वो जनरली क्या होता है, आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को। यहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और जैसे ही हमारे लायक कोई जॉब होती है वो हमको बताते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयर को जिन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो रही होती हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एम्प्लॉयर को बताते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जो मेंबर्स होते हैं उनका कंप्लीट प्रोफाइल मेंटेन करती हैं और एज अ ब्रिज काम करती हैं बिटवीन द मेंबर एंड द रिक्रूटिंग फर्म्स बाय एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है डेटा बैंक्स। डेटा बैंक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशंस आए तो हम जिसको रखना है रख लिया, उसके बाद हम एप्लीकेशंस को हटा नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, डेटा बैंक मेंटेन कर लेते हैं और फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से जो भी हमारे पास डेटा आता है उसका हम एक डेटा बैंक बना लेते हैं, यानी उन डेटा को स्टोर कर लेते हैं और जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। कैजुअल एप्लीकेंट्स का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट्स है वो कैजुअली अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब पोजीशंस। यानी कि आपको जॉब पोजीशन पर आपको अप्लाई करना है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, आप वहाँ पर अपनी सीवी को मेल कर देते हो और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मेल कर देते हो। उसके बाद फिर वो ऑर्गेनाइजेशन देखती है और अगर ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से वो आपको अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रखती है या आपको अप्रोच करती है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। नेक्स्ट है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉम्पिटिटर्स। कई बार एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए जो हमारी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्पिटिटर होता है वहाँ से भी हम एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखते हैं। ये बेसिकली किस तरह किया जाएगा कि जो एक अच्छा एम्प्लॉई है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, उसको हम बेटर सैलरी, बेटर इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करके अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस। कई बार जो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, वो ट्रेड यूनियंस के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको किसी जॉब पोजीशन पे रखा जाए। तो ट्रेड यूनियंस के थ्रू भी हम अपने यहाँ जॉब पोजीशंस को फुलफिल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब पोजीशन एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। ट्रेडिशनल सोर्सेज के अलावा कुछ नए मॉडर्न सोर्सेज भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसमें इंटरनल में देखिए एम्प्लॉय रिफरल्स। जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, इमोशन और किस तरीके का पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर सकता है। प्लस अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स जो उनके
फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, इनकी भी टेम्परामेंट, क्वालिफिकेशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, इन सबको ये जानते हैं। तो कई बार जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेफ़र करते हैं अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या जानने वाले को फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेस, इसमें सबसे पहला है वॉक इन। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि जब उनको लंबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस परफॉर्म करने का वक्त नहीं होता है, तो वो क्या करती हैं कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। दे डायरेक्टली कॉल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं निकलता, अभी भी आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं वॉक इन। डायरेक्टली एन एम्प्लॉय कैन गो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द इंटरव्यू फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। नेक्स्ट है कंसल्ट इन। कंसल्ट इन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं, कंपनीज क्या करती हैं उनको इंकरेज करती हैं कि वो खुद से पर्सनली किसी जॉब के लिए अप्रोच करें और कंसल्ट करें। सूटेबल कैंडिडेट होता है, कंपनी उसको उस हिसाब से जॉब पोजीशन पर रखती है। नेक्स्ट है हेड हंटिंग। हेड हंटिंग का मतलब होता है जो कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको हम हेड हंटर्स कहते हैं, वो क्या करती हैं बेस्ट कैंडिडेट्स को सर्च करती हैं और फिर कंपनी को एडवाइस करती हैं। दे एडवाइस द कंपनी फॉर फिलिंग दैट जॉब पोजीशन। ये ज़्यादातर क्या होता है, हेड हंटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं जो आपकी हायर लेवल जॉब पोजीशंस होती हैं, हायर लेवल की जॉब पोजीशंस होती हैं उनके लिए, जो सीनियर पोजीशंस होती हैं इनके लिए ज़्यादातर हम हेड हंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक हेड हंटर होता है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक कंसल्टेंट होता है जो सूटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करता है, उनका प्रोफाइल मेंटेन करता है और फिर कंपनी को एडवाइस करता है उस पर्टिकुलर जॉब पे किसको रखना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी शॉपिंग। बॉडी शॉपिंग, इसको हम एम्प्लॉय लीजिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को हायर करती है थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी जो प्रोफेशनल लीजिंग कंपनी होती है, वो सारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करती है, मेंटेन करती है, उसको हैंडल करती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो क्लाइंट होता है, एम्प्लॉय को वहाँ पर लीज करती है, यानी उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर भेजा जाता है किसी पर्सन को काम करने के लिए। जो लीजिंग कंपनी है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करती है। इससे कई फ़ायदे हैं, जैसे कॉस्ट में रिडक्शन आता है, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती हैं, फ्लेक्सिबल रहता है और कोर एक्टिविटीज़ पे कंपनी फोकस कर सकती है क्योंकि जो भी एचआर फंक्शंस होते हैं वो कोई थर्ड पार्टी हैंडल कर रही होती है। बॉडी शॉपिंग को ज़्यादातर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो होते हैं इन केसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर और एक्विजिशन के केस में भी क्या होता है कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं। कई बार तो दो कंपनीज अलायंस ही इसलिए करती हैं ताकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को शेयर कर सके अडॉक बेसिस पर। नेक्स्ट है टेली रिक्रूटमेंट, यानी आप कह सकते हैं इसको ई रिक्रूटमेंट या इंटरनेट रिक्रूटमेंट। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज़, तो वो आपका क्या है, ई रिक्रूटमेंट होता है। एज अ रिक्रूटमेंट सोर्स हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि इंटरनेट पे जो भी जॉब पोजीशंस होती हैं उसके बारे में एडवर्टाइज करती हैं और जॉब सीकर्स क्या होते हैं, मेल के थ्रू अपनी सीवी देते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। ज़्यादातर इसके लिए कई सारी इस तरीके की वेबसाइट्स आपको मिलती हैं, जैसे monster.com हो गया आपका, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, naukri.com है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्विटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी है वो क्या करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा है उसको मेंटेन करती है। इससे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो थर्ड पार्टी मेंटेन करती है और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से जो कैंडिडेट्स सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे उनको हायर कर सकते हैं।
तो ये सभी क्या है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट टेक्निक्स। आपने डिसाइड कर लिया कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और कहाँ कहाँ से आप ह्यूमन रिसोर्स को ला सकते। अब अगला काम क्या है कि हम कैसे उनको स्टिमुलेट करें कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए हम रिक्रूटमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके की टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। रिक्रूटमेंट टेक्निक्स का मतलब क्या है, मीडिया या मीन्स जहां से मैनेजमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनको कांटेक्ट कर सकती है और उनको स्टिमुलेट कर सकती है टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। तो ये दो तरीके के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में देखिए आपका प्रमोशन, ट्रांसफर, एडवर्टाइजिंग है। मॉडर्न में है स्काउटिंग, सैलरी एंड पर्क्स और ईसॉप्स। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में देखिए प्रमोशन है। इसमें क्या होता है, हायर पोजीशन पे आप एक एम्प्लॉय को भेजते हो। तो इससे क्या होता है कि एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का तरीका है जिसमें आप जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको स्टिमुलेट करते हो कि आपको हायर जॉब पोजीशंस पर हम भेजेंगे, उस अकॉर्डिंग उसको हायर पोजीशन मिलेगी, जो पर्क्स हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो बेटर हायर पोजीशन पर हम एक पर्सन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर। सेक्शंस में, नए डिपार्टमेंट्स में या नए प्लेसेस पर हम जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनको मूव करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड या मोस्टली यूज रिक्रूटमेंट का तरीका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम हमारी क्या जॉब पोजीशन है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में उनको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक टेलीविजन, रेडियो, मॉडर्न टाइम में इंटरनेट, और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारे यहाँ जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में पहला है आपका स्काउटिंग। स्काउटिंग का मतलब है कि इससे पहले कि कोई कैंडिडेट हमारे पास जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करे, जो भी सोर्सेज है हमारे रिक्रूटमेंट के, वहां पर क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनसे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और कैंडिडेट्स के मन में अगर कोई भी डाउट्स है तो उसको क्लियर करते हैं और उनको परसुएड करते हैं कि वो जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है सैलरी एंड पर्क्स। सैलरी एंड पर्क्स एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। जैसे बेहतर सैलरी प्रोवाइड करना, वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया, आपका बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इस तरीके की जो बेटर इंसेंटिव्स हैं उसको प्रोवाइड करके भी हम कैंडिडेट्स को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें। जैसे अगर आपको किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि कहाँ हमको बेहतर सैलरी मिल रही है, कहाँ हमको बेटर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कहाँ हमको और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ईसॉप्स। ईसॉप्स का मतलब है आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या है, रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि कंपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए बाय ऑफरिंग स्टॉक ओनरशिप। तो एक पावरफुल तरीका है रिक्रूटमेंट करने का। दैट मीन्स ईसोप में क्या हो रहा है कि एक एम्प्लॉय को आप अधिकार दे रहे हो कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकता है। परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। और जो प्राइस होता है वो ज्यादातर क्या होता है, लोअर होता है देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आप शेयर्स को ऑफर करते हैं टू द एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉय शेयर्स को परचेज करता है तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप और लॉयल्टी उसके अंदर आती है जो ऑर्गेनाइजेशन को और सक्सेस की ओर लेकर के जाती है। तो ये एक मॉडर्न टाइम में एक मेथड है जो कंपनीज यूज करती हैं। तो वापस से अगर हम क्वेश्चन देखें,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेंट पूल फॉर जॉब ओपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एप्लीकेंट पूल को क्रिएट करती है फॉर द जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, while recruiting, applicants introduced by friends and relatives are called headhunters, campus recruitment, interns या referrals। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, referrals। जब कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को रेफर करता है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन तो उसको हम referrals कहते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।